आपने इस बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस विधेयक पर अपनी बात पर आने से पहले प्रारंभ में ही ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। लेकिन उस पर आने से पहले यूं तो सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि संविधान में चाहे भले ही अनुच्छेद 14 में समता के मौलिक अधिकार की बात कही गई हो, लेकिन जो इस देश में लोगों की मानसिक अवधारणा है उसमें परिवर्तन लाए बगैर चाहे कुछ किया जाए, जो परिणाम आने चाहिए वो नहीं आ सकते। क्योंकि हमने ये देखा है कि जो ऊंच नीच की भावना है वो इस हमारे समाज में सदियों से परत दर परत बिल्कुल परकोलेट कर गई है, नीचे तक धंस चुकी है। धीरे धीरे वो कम होती जा रही है, लेकिन अब भी विद्यमान है। हमने और जो ज्यादा पुराने लोग हैं, नहीं तो पुस्तकों में पढ़ा है, देखा है कि किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जब प्रोफेसर होके बंबई में पढ़ाने गए तो कुर्सी को धोया गया कि एक शूद्र कैसे कुर्सी पर बैठ सकता है। उसके काफी दिनों बाद एक बार बाबू जगजीवन राम जी बनारस गए तो एक बहुत बड़े नेता के भाई ने उस प्रतिमा को गंगा जल पर से धोया जिस पर बाबू जगजीवन राम ने माल्यार्पण किया। ये जब धारणा इस देश में रही, और ऐसी नहीं, मैंने वो समय खुद देखा है जब किसी बाल्मीकि के बच्चे से अगर कोई दूसरा गैर बिरादरी का व्यक्ति छू जाए तो सोने के जरिए, चाहे वो कोई अंगूठी हो या कोई और आभूषण हो, उसके ऊपर से पानी डालकर उसको शुद्ध किया जाता था। इतने बड़े पैमाने पर। और तो और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का बंगला भी धोया गया। तो मैं ये इसलिए ये कह रहा हूं कि ये जो भावना है, जो मानसिकता है, वो अभी तक समाप्त नहीं हुई है। बहुत कम हुई है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन समाप्त नहीं हुई। एक बात तो ये थी प्रारंभ में ही मैं जो कहना चाहता था, क्योंकि हमने ये भी देखा कि अगर अनुसूचित जात के लोग दूल्हा अगर घोड़े पर चढ़कर ऊंची जात के लोगों के दरवाजे के सामने जाता है तो उसको जाने से रोका गया। कई बार झगड़े हुए, पुलिस की उपस्थिति में शादियां हुई, ये सब भी हमने देखा है। तो केवल इन चीजों से काम चलने वाला नहीं है। एक बात प्रभात जी ने बार बार जो कही, प्रभात जी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, मेरे तो मित्र हैं। आपने बार बार जो मोदी सरकार की बात कही, मुझे हेरल लास्की की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स वाली किताब जब मैंने पढ़ी तो वो चीज याद आ जाती है, जिसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ इंडिस्पेंसिबिलिटी की बात कही। ये मुझे तब भी याद आती थी जब 75 में इमरजेंसी लगी थी, तब भी याद आती। ये सरकार भारत की सरकार है, क्या ये हमारी सरकार नहीं है?
मैं संपूर्ण सत्ता पक्ष से पूछना चाहता हूं, क्या ये हमारी सरकार नहीं है, इधर से बैठे हुए लोगों की सरकार नहीं? और क्या हम इसमें जब सहयोग कर रहे हैं तो क्या हम लोगों का योगदान नहीं उसमें? कोई इसका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन क्या हम उन परिणामों तक पहुंच सकेंगे जिसकी हमने कल्पना की है? और आनंद जी की बात ये बिल्कुल जायज है कि अगर आप जब सत्ता में आए थे उसके बाद ही इसमें कोई पैसा खर्च हो रहा था। इस बिल को तो कभी ला सकते थे, कोई मनी बिल तो है नहीं, ये बिल तो कभी भी आ सकता था। लेकिन आपका निशाना, आपका लक्ष्य जो है, इस सरकार का लक्ष्य श्रीमान आर्थिक दृष्टि से गरीब सवर्ण नहीं है। इस बिल का निशाना 2019 का चुनाव है। अगर सही माने में आपके मन में, आपके दिल में ईमानदारी होती तो ये बिल 2, 3, 4 साल पहले आ सकता था, कुछ लोगों का भला हो सकता था। लेकिन क्या स्थिति है, वास्तविकता क्या है? आपने जो क्राइटेरिया रखा है उसके हिसाब से कितने लोगों को मिल सकता है, रोजी रोटी मिल सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 50% आरक्षण पहले से ही सवर्ण लोगों को कर रखा है, क्योंकि ओबीसी और एससी एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं, मेरिट में अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से भी ऊपर होंगे तब भी वो ओबीसी और एससी एसटी में ही रहेंगे। अब जो 50% रह गया है आरक्षण, उसमें से जैसा आनंद शर्मा जी ने बताया कि बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो इनके जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर वाले क्राइटेरिया में आएंगे। बहुत बड़ी तादाद है, मेरे ख्याल से ये लगभग 97% होगी, 98, कपिल सिब्बल साहब के अनुसार 98%। 98% अपर कास्ट के गरीब लोगों को 10% आरक्षण और 2% अमीर सवर्णों को 40% आरक्षण। ये कहां है समता का अधिकार? अध्यक्ष जी, यही बात सच है। मेरिट्स वालों को 40% है, इसमें गरीब बच्चा भी आ सकता है। गरीब नहीं, आपने जो आर्थिक क्राइटेरिया दिया उसमें नहीं आ पाएंगे। आदिवासी भी आ सकता है, गरीब भी आ सकता है। वो तो माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है, माननीय प्रोफेसर साहब आप मेरी कृपया शांति बनाए रखें, कृपया सर, कृपया सर। अरे तब तो वो 10% में आएंगे, तब फिर कहा 10% में और संख्या कम हो जाएगी। फिर हाँ बढ़ाएंगे, वो जब जवाब दें तो बताइए कि बढ़ाएंगे। वो इनका 110% करेगा। दूसरे ये है, मेरा कहने का मतलब ये था कि इससे वो लाभ नहीं होगा जो लोगों को आप बता रहे हैं कि लाभ पहुंचाने के लिए और गरीबों के लिए ये सब कर रहे हैं। उन गरीबों की दिक्कत ये आएगी कि उनके लड़के जब बहुत मेरिट हाई होगी, उनका कट ऑफ इतना ऊंचा होगा जो जनरल कैटेगरी के लोगों से ऊपर होगा। अगर वो उसमें न होते तो ज्यादा संख्या में आ सकते थे, लेकिन आपने उनकी मेरिट को भी शॉर्टकट कर दिया और संख्या घटा दी बजाय बढ़ाने। बजाय आप देखिएगा, आप एक साल बाद जब रिजल्ट
जब पब्लिक सर्विस कमीशन के रिजल्ट आए, मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य आपस में बात ना करें। प्रोफेसर साहब आप जब पब्लिक सर्विस कमीशन के जी कृपया शांति, कृपया सत्र। जब पब्लिक सर्विस कमीशन एक सेकंड बोले मैंने बैठे बैठे कोई टिप्पणी नहीं की, इन्होंने मुझे एड्रेस किया इसलिए मैंने जवाब दिया। अब ये मेरिट्स की बात करें, मुस्लिम आरक्षण लेके आए तो मेरिट्स वालों की संख्या कम नहीं होगी क्या? आप तो माइनॉरिटी के लिए आरक्षण लेकर आए थे कि मेरिट्स के बच्चों का क्या होता? कौन लाया? आपको आपका मैनिफेस्टो याद नहीं है? मैनिफेस्टो याद नहीं है? 2012 का मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए। सुनिए, मेरा आग्रह होगा कि प्रोफेसर साहब आप बोले। कृपया नीरज जी बैठे। प्रोफेसर साहब आप बोले। मैनिफेस्टो में तो, हमारे मैनिफेस्टो में तो आर्थिक रूप से गरीब सवर्णों के आरक्षण की बात केंद्र सरकार से रिकमेंड करने की भी बात कही गई थी। उसकी चर्चा नहीं कर रहे, तो आप बहुत दिनों बाद कर रहे हैं, लेकिन लोगों को लाभ नहीं है। ये तो नहीं कहा था कि 5वें साल में गन्ना जाने से दूध मिलने में। और दूसरे सारे लोग जानते हैं, हालांकि आपकी तरफ बहुत बड़े बड़े वकील लोग बैठे हुए हैं, वे सारे लोग किसी भी टेढ़ी बात को भी सीधी कर सकते हैं, सीधे बात को टेढ़ी कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन ये सच है कि जब सुप्रीम कोर्ट की बहुत अच्छी बहस हो रही है, कृपया सुनिए डॉक्टर साहब को टुका टपी। जब सुप्रीम कोर्ट का एक बैरियर है, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, तो कुतर्क चाहे कोई कहे, लेकिन सच बात यह है कि आपने उस बैरियर को तोड़कर इसको 60% करने की कोशिश, 59% करने की कोशिश की है। और इसको कोई न कोई पॉलिटिकल व्यक्ति तो नहीं जाएगा, लेकिन इस देश में पीआईएल करने वालों की कमी नहीं। प्रोफेशनल पीआईएल करने वाले वो न्यायालय में जाएंगे, और न्यायालय में जाएंगे तो इस तरह के मामले पहले भी आए और रद्द हो चुके। तो देश के सबसे जाने माने समझदार कौमों को अगर मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है, तो लोगों को आपकी सरकार की बुद्धि पर तरस आता है कि हम लोगों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, इन सबको तो बहुत आसानी से घुमाया जा सकता है, लेकिन जो दूसरों को घुमाने वाले हैं उनको आप घुमा लोगे, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो पाए। और अगर आपको करना है तो आप ये देखिए कि पिछले जो आरक्षण हुए हैं, चाहे वो SC/ST के लिए किए गए हों, चाहे OBC के लिए किए गए हों, क्या वांछित परिणाम उसका निकला है अभी तक? माननीय मंत्री जी जब जवाब दें तो ये अवश्य बताएं कि प्रारंभ से ही SC/ST का आरक्षण था। क्या 22.5% क्लास 1 में SC/ST का प्रतिनिधित्व है सेंट्रल सर्विसेज में? कितने वर्षों बाद भी? यूनिवर्सिटीज में क्या किया? नहीं है। कृपया टीका टिप्पणी न करें। नहीं, वो भी चलता है थोड़ा बहुत सीमा के। और हम लोग लगातार ये मांग करते रहे कि जहां से लोगों को न्याय मिलता है, माननीय न्याय मंत्री बैठे हुए हैं, कानून मंत्री, उन न्यायपालिकाओं में इन वर्गों के OBC या SC/ST के कुछ माननीय न्यायमूर्ति
एक आध एक्सेप्शन को छोड़ के कभी भेजे आपने? वरना जब जब ओबीसी और एससी एसटी के हितों के संवर्धन के लिए कोई कानून लाया जाएगा और लाया गया अतीत में, तो उसको रद्द करने का काम हुआ है। मेरा मंशा न्यायपालिका के खिलाफ बोलने का नहीं है, लेकिन अगर यहां से भी मैं सच बात नहीं कह सकता हूं तो फिर कहां से कहूंगा? हो सकता है कि ये विधेयक जो प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, बड़ी बेंच का, कितने जजों की बेंच थी? 9 जजेस बेंच के खिलाफ है, लेकिन हो सकता है कि न्यायालय इसको अपहोल्ड करे, क्योंकि अगर इसमें कहीं एससी एसटी वगैरह का अलग से कुछ होता तो शायद वो रद्द हो जाता। एक स्थिति यह है श्रीमान कि जो पहले से आरक्षण है उसमें अभी तक, मैं आपको कुछ आंकड़े दे रहा हूं, कि स्थिति क्या है। रिजर्वेशन के बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स हैं 81, उनमें शेड्यूल्ड कास्ट 2 हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब 3 हैं, ओबीसी निल, एडिशनल सेक्टरी टोटल 75, शेड्यूल्ड कास्ट 6, शेड्यूल्ड ट्राइब 4, ओबीसी निल, जॉइंट सेक्टरी 295, टोटल एससी 9%, 16, एससी 16, एसटी 9, ओबीसी 13। जो लोअर ब्यूरोक्रेसी है उसमें ग्रुप ए में शेड्यूल कास्ट 13.31%, ऊपर वाले छोड़िए, नीचे वाले ग्रुप ए में भी 13% है, 22%, 15, 13.5, 11, 24, ठीक है, और एसटी 5.89%, ओबीसी 11.77% और जनरल कैटेगरी के हैं 69%। ग्रुप बी में एससी 16.27%, ओबीसी 12.39%, जनरल 64.59 और एसटी 6.75। और ग्रुप सी में भी एससी 7.35%, एसटी 8.65%, ओबीसी 18.97%, जनरल 55.3%। तो इतने वर्षों के बाद आप रिजर्वेशन के बाद भी ग्रुप सी में और ग्रुप बी में भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ग्रुप सी में एससी एसटी का रिजर्वेशन पूरा है। ग्रुप ए, ग्रुप बी में अभी भी पूरा नहीं हो पाया और ओबीसी तो कहीं है ही नहीं, इतनी बड़ी आबादी के बावजूद। इसके अलावा जो निजी संस्थाएं हैं जिनके जरिए प्रचार प्रसार होता है, लोगों तक बात पहुंचती है, उसमें रेडियो और टेलीविजन वगैरह जो हैं, इनमें आपको आश्चर्य होगा श्रीमान कि एससी एसटी और ओबीसी का प्रतिनिधित्व 3% से ज्यादा नहीं, 97% अपर कास्ट के लोग,
और 97% में भी लगभग 85% केवल एक कम्युनिटी के हैं। अब कम्युनिटी का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, सिर्फ एक कम्युनिटी। आप देख लीजिए कहीं भी जो अपने को उच्च वर्ग का मानते हैं, बड़े बड़े सिंहासन पर बैठने वाले लोग हैं, वे भी 3-4% से ज्यादा नहीं। तो जब ये स्थिति है, अच्छा दूसरे नौकरी, ये आरक्षण की बात भी अब लगभग बेईमानी हो जाएगी कुछ दिनों बाद। आरक्षण की बात इसलिए कि आरक्षण किस लिए है? नौकरियों के लिए। नौकरियां कम होती जा रही हैं, आउटसोर्सिंग हो रही है। क्या आउटसोर्सिंग में रिजर्वेशन है? क्या ये सही नहीं है कि मंत्रियों के ड्राइवर भी आउटसोर्सिंग के, केंद्र सरकार के? सही बात। प्रोफेसर साहब, आपकी पार्टी के लिए जो समय है उसमें से महज 4 मिनट बचे, बस आपको स्मरण कराने के लिए। कोई बात नहीं, मैं ज्यादा बोलूंगा ही नहीं। खूब बोलो, खूब बोलो, खूब बोलो। मेरा तो वैसे ही गला बहुत खराब है, ज्यादा बोलने का। आप सबने जो समय किया उसका फर्ज मैं निभा रहा हूं। सर, मैं आदेश का पालन करूंगा, ऐसा नहीं, आप हमेशा करते हैं, मैं सिर्फ आपको स्मरण कराने के लिए। सर, तो मैं ये कह रहा था कि नौकरियों में आरक्षण अब कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं रह गई है, क्योंकि जब नौकरियां नहीं हैं, आपने एक झटके में सरकार ने जब डिमोनेटाइजेशन किया तो बड़े पैमाने पर जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग थे, मजदूर थे, वे सब बेरोजगार हो गए। नौकरियां 40% के आसपास जो निजी क्षेत्रों में उसमें लोग काम करते थे, रोजी रोटी कमाते थे, वो लोगों को लाइन में लगा दिया। वो तो अलग बात है, उसी में चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन जो नौकरियों से हट गए, जो अब मजदूर, पहले हम लोगों को मिलता नहीं था। मजदूर जहां खड़े रहते हैं, मिलते हैं शहरों में, वहां एक पॉइंट होता है, वहां पे लोग सुबह जाते हैं, जिनको जरूरत होती है मजदूर लाते हैं। तो पहले मिलते नहीं थे, 300 रुपया देने के लिए तैयार होने के लिए नहीं, वो आया, दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हो गए। अब एक आदमी जाता है मजदूरों के लिए तो 4 आदमी आ जाते हैं कि साहब जो चाहें सो दे दीजिए, लेकिन हमें ले चलिए, काम दे दीजिए, बच्चे हमारे भूखों मरे जा रहे हैं। ये स्थिति हो गई। तो कहीं नहीं, हर निजी क्षेत्र हो चाहे और कोई क्षेत्र हो, सब में नौकरियां घट रही हैं लगातार। और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात है ही नहीं। आरक्षण की, आपको निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, उसमें कोई आरक्षण नहीं। सरकार में जब से ये कंप्यूटर आया है, हमें याद है कि जब कंप्यूटर शुरू हुआ था तो जो सबसे बड़ी कंपनी थी अमेरिका की, उसके मालिक ने कहा था कि कंप्यूटर की नीयत ही बेरोजगारी बढ़ाना है। तो उसने, जहां रेलवे में कितने बड़े पैमाने पर हर साल भर्तियां होती थी, रामविलास पासवान जी रेल मंत्री रहे, बहुत बड़े पैमाने, हर साल धीरे धीरे घटती, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी अंडरटेकिंग थी, सबसे बड़ी संस्था थी रेलवे, जो लोगों को रोजी रोटी देती थी। डॉक्टर साहब 1 मिनट बचा। उसमें निरंतर कमी आती चली गई। तो जो नौकरियां ही नहीं होंगी तो इस आरक्षण का मतलब क्या होगा? कोई इसका लाभ नहीं होगा। प्रोपेगेंडा चाहे जितना कर लीजिए, प्रोपेगेंडा करके कहिए कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, लेकिन नौकरियां अगर नहीं होंगी तो ये जो 2%, 3%, 4%, 5% जो है, इसका कोई मतलब नहीं। और है आरक्षण तब भी नहीं दिया। मैं तो ये मांग करूंगा गवर्नमेंट से, इस विधेयक का समर्थन करते हुए, कि जब 50% के बैरियर को आपने तोड़ ही दिया है, तो जब ओबीसी के लिए 27% आरक्षण हुआ था, उस वक्त इसी को ध्यान में रखकर कि 22.5% SC ST का है,
और 50% को ऊपर न निकल जाए तो उनकी आबादी के आधे के बराबर उन्हें आरक्षण दिया गया था, 27%। आज मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस देश के ओबीसीज को 54% आरक्षण दिया जाए उनकी आबादी के हिसाब से, क्योंकि अब 60%, जब आपने 50% के बैरियर को तोड़ ही दिया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, तो अब दीजिए, अब कोई संकट ही नहीं है। अब क्या दिक्कत है आपके सामने? और SC ST जो है कि आबादी बढ़ के 25% हो गई है, उनको 25% कीजिए। मंत्री जी, प्रोफेसर साहब कंक्लूड करें, कंक्लूड करें। अच्छा, तो मैं कंक्लूड करने जा रहा था, आपने उसको फिर मैं जी नहीं, आप देखिए सर, मैं नहीं, मेरे लिए जो बंधन है 24 मिनट समय था, मैं आपको याद दिलाया कि आपसे खत्म कर आपकी पार्टी। मैं अध्यापक रहा हूं जी। नहीं, हम अब प्राय देखते हैं, आप समय क्या देते हैं प्लीज। मैं तो अध्यापक रहा हूं, इसलिए अगर बीच में इंटरप्शन, मैं कभी इंटरप्ट करता भी नहीं। अच्छी बात नहीं है। और एक बार मैंने नाम ले दिया था, वो सम्मान की दृष्टि से ले दिया था, क्योंकि मालिक तो यही है, वही कि मालिक की तरफ इशारा तो किया ही जा सकता है, तो इसलिए मैंने लिया था आउट ऑफ ऑनर, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। मैं कोई आपको कमेंट, किसी तरह का एडवर्स कमेंट या उस तरह की दृष्टि तो मैं कभी आज तक नहीं किया किसी के ऊपर, कभी इस हाउस में। मैं 26 साल हो गया मुझे यहाँ या लोकसभा। नहीं, बिल्कुल सही है। नेवर डिड इट। बिल्कुल। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि जब 50% के बैरियर को तोड़ दिया गया है, तो ओबीसीज की हालत बहुत खराब है। और जो मुस्लिम्स की बात कही गई थी, सच्चर कमेटी ने जब ये कहा कि मुस्लिम्स की स्थिति हिंदुस्तान में दलितों से भी बदतर है, तो जब दलितों को आरक्षण उनकी आबादी के अनुसार है, तो इस दृष्टि से हमने मांग की थी कि मुसलमानों को भी उसी आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि देश में जब आपका शरीर पूरी तरह से, शरीर के सारे अंग स्वस्थ होंगे तभी तो आदमी स्वस्थ होगा। अगर उसके एक हिस्से में भी कहीं दर्द होगा तो पूरे शरीर को दिक्कत होगी। और एक स्थिति और है सर, बड़ा विषम स्थिति है। उड़ीसा, हमारे मित्र बगल में बैठे हुए हैं, इसमें SC ST की आबादी 40%, ओबीसी 52%, माइनॉरिटी 2% है, और जनरल कैटेगरी के लोग सिर्फ 6%। 6% के लिए 50% आरक्षण, और ओबीसी को 27% यहां से किया था इसी संसद ने। पासवान जी, आप तो उसके पार्ट थे। 27% आरक्षण किया था ओबीसी को, आप मिनिस्टर थे उस वक्त। 11% अब आज भी मिल रहा है, 27% नहीं मिल रहा है। इस देश के विभिन्न राज्यों की क्या स्थिति है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये तो जियो है, इसके बावजूद उसका अगर पालन नहीं हो पा रहा है, ये कहकर कि साहब 50% का बैरियर, तो ये तो असामान्य सी बात है। इसलिए अब जब आपने बैरियर तोड़ दिया है, तो मैं आपके माध्यम से कानून मंत्री जी से कहेंगे तो उड़ीसा के लोगों को भी पूरा आरक्षण दिलाइए जो अभी चल रहा है, वरना दीजिए तो पूरा जितनी आबादी उनकी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरे सदन के लोगों को बहुत सम्मान के साथ, मुझे ठीक तरीके से सुना, इंटरप्ट नहीं किया, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। श्री ए